हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाग का कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है, मींस लेआउट क्या होता है बगीचे का, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड को हम डिस्कस करेंगे। लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड को डिस्कस करने के लिए में कई सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो छोटा टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, और काफ़ी इजी टॉपिक भी है, बट यहाँ पे मैं दो तरीके से इसको थोड़ा सा देखूंगा कि लेआउट बनाने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हम कुछ भी चीज़ें करते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्या कि अगर हम यहाँ पे लेआउट कर रहे हैं ऑर्चर्ड का, अगर हम ऑर्चर्ड का यहाँ पे लेआउट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे करना पड़ेगा हमें प्लानिंग। क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। क्या बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, नियोजन करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं। तो प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें आती है उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें आने वाली है। देखो प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ आएगी प्लानिंग के अंदर, ठीक है, प्लानिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा कि जहां पर आप लेआउट बना रहे हो, ठीक है, जैसे लेआउट बनाने का मतलब है कि ये आप लेआउट बना रहे हो, ठीक है, ये आपने इस तरीके का लेआउट बनाया, ये आपने लेआउट बनाया कि यहाँ पे हम प्लांट लगाएंगे, ये स्क्वायर वाला है, ठीक है, कि यहाँ पे हम प्लांट लगाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे प्लांट लगा रहे हो, ये आपका लेआउट है। बट लेआउट के पहले में प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करनी पड़ती है क्या, कि जो आप लेआउट बना रहे हो इस लेआउट में जितना आपका टोटल एरिया है, ठीक है, इस लेआउट में जितना आपका टोटल एरिया है, जो टोटल आपका एरिया है लेआउट का, उसका 10% आपको क्या करना है, 10%, उसका 10% आपको छोड़ना है। टोटल एरिया जो आपका है, टोटल एरिया का 10% आपको किसके लिए छोड़ना है, बिल्डिंग के लिए। किसके लिए छोड़ना है, बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, चैनल उसके अंदर होते हैं, उन चैनल्स के लिए आपको ये छोड़ना है। कितना, 10% एरिया। टोटल एरिया का 10% एरिया आपको बिल्डिंग्स, जो मकान होता है, जहां आपका फार्म है, फार्म पे आप लेआउट बनाओगे, तो जो आपका फार्म है, खेत का जो आप लेआउट बना रहे हो उसमें 10% आपको एरिया बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, चैनल के लिए छोड़ना पड़ता है। और दूसरी चीज बताता हूं, इसके अलावा आपको और भी एरिया छोड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये आपका यहाँ पर फार्म है, खेत है, इस खेत के पास में ही आप एक दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे आपका खेत लगा हुआ है, ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति का खेत लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर फार्म पर किस तरीके से प्लांट ले रहे हो, मान लो आपने इस तरीके से प्लांट लिया, एक प्लांट यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, कॉर्नर पे आप प्लांट लगाते हो। हम यही पढ़ते हैं ना स्क्वायर में कि ईच कॉर्नर पर 90 डिग्री पर हम क्या रहते हैं, प्लांट लेते हैं। जब ये पेड़ बड़ा होगा तो इसकी छाया इस खेत में आएगी, ये जितने भी पेड़ हैं इसकी छाया इस खेत में आएगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, शेड आएगी, छाया आएगी किस पे, इस दूसरे खेत के अंदर, दूसरे फील्ड के अंदर आएगी जो किसी और का है। तो जब ये किसी और के फील्ड में छांव आएगी तो यहाँ का जो है प्रोडक्शन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये वाला बंदा आपसे लड़ाई करने आ जाएगा भाई कि भाई तूने कॉर्नर पे पेड़ लगाए और मेरे खेत में छांव आ रही है और मेरे खेत का प्रोडक्शन कम हो गया। क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा मिले उसके लिए सनलाइट जरूरी होती है, और जब ये पेड़ बड़े होंगे तो इस खेत पे क्या डालेंगे, छाया डालेंगे, तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन कम होता है। तो हमें लेआउट कैसा बनाना चाहिए, लेआउट इसका बनाना चाहिए कि ये इतना हम एरिया यहाँ पर छोड़ के प्लांट लगाते हैं, ठीक है, चारों तरफ से। अब ये कितना छोड़ना है ये डिपेंड करता है किसके नेचर पर, क्रॉप की नेचर पर, आपका जो प्लांट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्चर्ड लगा रहे हो, किस प्लांट का ऑर्चर्ड लगा रहे हो, मैंगो को लगा रहे हो, बनाना का लगा रहे हो, किसका लगा रहे हो, और डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितना आपको यहाँ पे छोड़ना है। क्यों छोड़ना है समझ में आ गया ना। जैसे मान लो इस तरफ किसी का खेत है तो यहाँ पे छाव आगे तो इधर भी छोड़ना पड़ेगा, अगर इस तरफ खेत है तो इधर भी छोड़ना पड़ेगा, इस तरफ किसी और का खेत है तो इसका भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका ही खेत आ रहा है तो आप मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, जान दो छाए, है ना। तो 10% एरिया तो आपको ये छोड़ना पड़ता है, क्लियर है। उसके बाद चीजें क्या आती है, उसके बाद सेकेंड चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी क्या, कि हमें यहाँ पर, ये तो हमने बोल दिया कि 10% एरिया आपका बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, चैनल के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी लोकेशन, कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। आप अगर मान लो ऑर्चर्ड लगा रहे हो तो आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस जगह पर आपको लगाना चाहिए। तो भाई आपका ये जो ऑर्चर्ड लगाते हो, आप बगीचा लगाते हो, कोई भी फार्मर लगाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो
और हमें ऑर्चर्ड ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, हम माल को आराम से गाड़ी में ट्रक में लोड करके ले जा सकें। रोड अच्छा होना चाहिए ताकि हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में हमारी गाड़ियाँ जाए तो दिक्कत ना हो, बारिश के मौसम में दिक्कत ना हो। पास में कोई सिटी होना चाहिए ताकि हम इजीली वहाँ पर माल पहुँचा सके। तो लोकेशन कैसी होनी चाहिए? आपकी लोकेशन होनी चाहिए बिल्कुल कहाँ पर? सिटी के पास, नियर बाई सिटी, या हाईवे आपके होना चाहिए, आपके फील्ड के पास में हाईवे होना चाहिए, या टाउन होना चाहिए छोटा सा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। समझ में आया? लोकेशन कैसी होनी चाहिए कि जहां आपका बगीचा है, जहां आपका क्या है, ऑर्चर्ड है, वहां पास में एक सिटी होनी चाहिए नियर बाई, आप वहां से लगा हुआ एक रोड होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, ताकि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, बारिश के मौसम में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके का लोकेशन होना चाहिए। फिर लोकेशन के बाद आपका यहाँ पे दिक्कत आती है कि जहां आप ऑर्चर्ड लगा रहे हो वहां पर लैंड स्लोप कितना होना चाहिए, लैंड का जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए जहां पर आप ऑर्चर्ड लगा रहे हो। तो जहां पर आप ऑर्चर्ड लगा रहे हो उसका जो स्लोप है वो नॉट मोर देन 5%, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 5%, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% तक स्लोप आप रख सकते हो। स्लोप रखने का रीजन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप का रीजन क्या होता है, ठीक है, अगर हम स्लोप रखते हैं तो इरिगेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर स्लोप अगर हम रखेंगे तो सनलाइट भी क्या होती है, प्रॉपर डायरेक्शन में हमें मिल पाती है। तो स्लोप जो है लैंड का 5% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आप 5 से 10% स्लोप, 5 से 15% तक भी रखोगे, ठीक है, 15% तक भी स्लोप रखोगे तो भी चल जाएगा। बट अगर 15% से ज़्यादा स्लोप है, मोर देन 15% स्लोप जो है नॉट सुटेबल होता है, ठीक है, वो सुटेबल नहीं होगा आपके ऑर्चर्ड के लिए। कम से कम आपका जो अच्छा बेस्ट स्लोप माना जाएगा वो 5% से कम होना चाहिए, ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से 15% तक आप काम चला लोगे, लेकिन 15% से ज़्यादा स्लोप है तो फिर वो काम का नहीं है, वहाँ पर आप ऑर्चर्ड नहीं लगा सकते। डायरेक्शन की बात करते हैं कि स्लोप का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ स्लोप कि स्लोप का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब डायरेक्शंस का इन द सेंस होता है कि डायरेक्शन पर डिपेंड क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट का, अभी मैंने बोला सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सनलाइट प्रॉपर आ रही है हमारी फील्ड के अंदर तो हमें जल्दी फ्लावरिंग मिलेगी, जल्दी फ्लावरिंग मिलेगी तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप जो होता है वो साउदर्न होता है, साउदर्न डायरेक्शन, क्योंकि साउदर्न डायरेक्शन जो होता है वो क्या करता है, अच्छी खासी सनलाइट रिसीव करता है, ठीक है, मोर सनलाइट, ठीक है, मोर सनलाइट रिसीव करेगा, मोर सनलाइट जो है वहां पर आएगी, जिससे क्या होगा, अर्ली फ्लावरिंग होगी, जिससे क्या होगा, अर्ली फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग जल्दी होगी और हमें क्या मिलेगा, अर्ली क्रॉप मिल जाएगी, क्रॉप जो हमारी अर्ली मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शनल स्लोप भी हमें प्रॉपर तरीके से देखना है। फिर साइड भी देखना पड़ेगी, साइड ऊपर आना चाहिए था ये पॉइंट, साइट ऑफ ऑर्चर्ड, साइट ऑफ ऑर्चर्ड जो आपका बगीचा है वो किस जगह पर होना चाहिए, किस टाइप की आपकी टोपोग्राफी होनी चाहिए। अब साइट ऑफ ऑर्चर्ड डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ प्लांट पर कि आपका प्लांट किस टाइप का है, आपको प्लांट को किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, आपको प्लांट को किस टाइप की सोइल चाहिए, आपके प्लांट को किस टाइप की टोपोग्राफी चाहिए, वहां पर आपके प्लांट को वाटर कितना चाहिए। इस बेसिस पर हमें साइट का सिलेक्शन करना चाहिए कि आप जैसे बेंगो का प्लांट लगा रहे हो तो बेंगो के प्लांट के लिए सोइल कैसी चाहिए, उसको कितना पीएच चाहिए सोइल का, उसका नेचर क्या है, पानी कितना चाहिए, उसको वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, जहां आप लगा रहे हो वहां पर वाटर बॉडीज किस टाइप से है, टोपोग्राफी किस टाइप से, ये सारा हमें। तो साइट ऑफ ऑर्चर्ड जो है इसको अफेक्ट करती है, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, तो इसको अफेक्ट करती है क्या, एक तो टोपोग्राफी, क्या चीज अफेक्ट करेगी, टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी भी आपको देखना पड़ेगी, क्या है, एल्टीट्यूड आपको देखना पड़ेगा कितनी ऊंचाई है वहां पर, और वाटर बॉडीज भी देखनी पड़ेगी कि वाटर बॉडीज क्या है, ठीक है, टेम्परेचर देखना पड़ेगा, ह्यूमिडिटीज देखनी पड़ेगी, क्लाइमेट देखना पड़ेगा, तब उस बेसिस पे आपको साइट का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और चीज क्या है, इसके अलावा और भी चीजें मैं और नेक्स्ट बात करता हूं किसी के अंदर, उसी के अंदर हमारा प्लानिंग के अंदर और नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पर आती है हमारे सोइल फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी। अब सोइल फर्टिलिटी जो है वो डिपेंड करती है क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। कुछ क्रॉप ऐसी है जिनको पुअर फर्टिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, पुअर फर्टाइल जो है सोइल, पुअर फर्टाइल सोइल में भी हो जाते हैं, और कुछ क्या चाहिए, हाई फर्टाइल सोइल चाहिए, हाई
फर्टाइल सॉइल चाहिए, ठीक है। कुछ को मृदा, काफी उर्वरक मृदा चाहिए, और कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको कम उर्वरक में भी हो जाती है। जैसे पुअर की बात करें, आपकी पुअर मृदा की बात करें, तो पुअर के अंदर हमारे जो बेर है, बेर हो गया, फालसा हो गया, ये इजीली वहां पर हो जाते हैं। हाई फर्टाइल की बात करो तो हाई फर्टाइल अगर आपके पास सोइल है तो आप वहां पर कौन सा लगाओ, मैंगो लगाओ, पपाया लगाओ, सिट्रस लगाओ, ग्रेप्स लगाओ, इस तरह के प्लांट लगाओ। तो देखना पड़ेगा है कि जहां पे आप ऑर्चर्ड लगा रहे हो वहां पर सोइल की फर्टिलिटी कैसी है। अगर पुअर फर्टाइल है तो आपको किस टाइप की क्रॉप लेना है, बेर हो गया, फालसा हो गया, जो पुअर फर्टाइल सोइल में भी अच्छे खासी ग्रो हो सकती है, वैसी क्रॉप आपको लेना पड़ेगी। अगर आप वहां पर आपकी फर्टाइल सोइल की फर्टिलिटी अच्छी खासी है, फिर आप मैंगो ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो, सिट्रस ले सकते हो, इस टाइप की क्रॉप आप ले सकते हो। फिर आपको देखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे टेक्सचर देखना पड़ेगा, सोइल का टेक्सचर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सोइल का टेक्सचर, क्योंकि सोइल का टेक्सचर भी डिपेंड करेगा। मैंने बोला सारी चीज मैटर करती है। अगर लाइट टेक्सचर है तो आप वहां पर पपाया लगा सकते हो। पपाया लाइट टेक्सचर में अच्छा खासा ग्रो करता है। तो डिपेंड करता है सोइल का टेक्सचर क्या है, सोइल का पीएच क्या है, सोइल की फर्टिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को हम पहले से चेक करेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद हम लेआउट बनाते हैं। तो समझ में आया, प्लानिंग के अंदर हमें देखना पड़ेगा कितना एरिया हमें छोड़ना है, कहां पर हमें लेआउट लगाना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए स्लोप का, ऑर्चर्ड किस साइड पर होना चाहिए, सोइल की फर्टिलिटी अगर पुअर है, हाई है तो कौन कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं, सोइल का टेक्सचर अगर कम ज्यादा है, लाइट है, डार्क है तो कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेआउट की, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लेआउट की। तो लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेआउट देखो कितने टाइप से आपको लेआउट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं लेआउट में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेआउट में तो सबसे पहले आप देखो लेआउट में सबसे पहले बात करें तो आता है स्क्वायर सिस्टम, स्क्वायर मेथड या स्क्वायर सिस्टम आप बोल सकते हो, ठीक है। वर्गाकार विधि आप बोल सकते हो, ठीक है, वर्गाकार विधि, ठीक है। दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम, आयताकार विधि में भी हम पौधे प्लांट लगाते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेक्सागोनल को आप और क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल या इसको सेप्टल भी कहा जाता है, सेप्टल भी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, सेप्टल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। षटभुजाकार, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, षटभुजाकार आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा क्या, क्विनकेक्स मेथड, या इसी को फिलर मेथड्स भी कहते हैं, या इसी को डायगोनल मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है, इसी को फिलर डायगोनल मेथड्स भी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका आ जाता है पूरक मेथड भी कहते हैं इसको, फिलर मेथड मतलब पूरक मेथड भी कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका ट्रायंगुलर सिस्टम, त्रिभुजाकार। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे ट्रायंगुलर के बाद कंटूर मेथड, ठीक है। कंटूर मेथड के बाद एक लास्ट में आती है मेडो मेथड्स, ये इजराइल से डेवलप हुई है, ठीक है। ये 6-7 मेथड इसमें डिस्कस करते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, इन्हीं मेथड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 7 मेथड्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वर्गाकार विधि, रेक्टेंगुलर आयताकार विधि, हेक्सागोनल षटाकार, क्विंसेक्स या फिलर या डायगोनल मेथड या पंचभुजाकार भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पंचभुजाकार भी कहते हैं, क्योंकि एक प्लांट 5 पौधे आएंगे, पंचभुजाकार, इसको पंचभुजाकार भी कहते हैं। ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार हो गया, ये हो गया त्रिभुजाकार हो गया, ये आपका कंटूर हो गया मतलब हिली मेथड्स हो गई, और ये आपका हो गया मेडो मेथड्स मतलब यहाँ पे अल्ट्रा रो मेथड इसको बोल सकते हैं, अल्ट्रा रो मेथड्स बोल सकते हैं। तो 1 बाय 1 अब इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आपकी स्क्वायर मेथड्स का, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा क्या, स्क्वायर मेथड्स के बारे में। स्क्वायर मेथड मतलब वर्गाकार विधि के बारे में, ठीक है। स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि को सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि।
अब देखो स्क्वायर मेथड वर्गाकार विधि में कैसे क्या होती है डिज़ाइन समझना। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये हमारा है, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये वर्गाकार विधि हो गई। अब मैं इसके अंदर प्लांट लगा दूं। अब यहाँ पे देखो प्लांट किस तरीके से लगते हैं। प्लांट आप चाहो तो कह सकते हैं हम प्लांट कहाँ लगाते हैं, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये आपका प्लांट है यहाँ पे, ये ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्गाकार विधि में प्लांट लगाते हैं, ये यहाँ पे ईच कॉर्नर पे। अब ऐसा क्यों लगाते हैं प्लांट, यहाँ पर बिल्कुल राइट एंगल पर यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। कहाँ पर, बिल्कुल राइट एंगल पर। ये देखो, अब ये तो है यहाँ पे रो, क्या है, ये जो है यहाँ पे, ये जो है आपकी क्या है, रो है, ये भी क्या है, रो है, ठीक है। अब ये यहाँ बात करते हैं, ये आपका प्लांट है और ये प्लांट है, तो रो टू रो डिस्टेंस, ये रो है ये रो है, तो रो टू रो डिस्टेंस मान लो यहाँ पे 3 मीटर है, प्लांट टू प्लांट भी 3 मीटर है। तो स्क्वायर मेथड में क्या होता है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट मेथड जो है, रो टू रो आपकी और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो सेम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे रो टू रो, रो से रो और प्लांट टू प्लांट ये जो होते हैं बराबर होती है, पहला पॉइंट। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर होती है, देखो 3-3 मीटर 3-3 मीटर। तो स्क्वायर मेथड में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो है स्पेसिंग जो होती है, डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है। क्लियर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्लांट आप देखो, ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये प्लांट बिल्कुल क्या है, 90 डिग्री एंगल पर है। ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हर एक प्लांट जो है, फिर अगर ऐसा करोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, और इसको ऐसा ले जाओगे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर प्लांट लगा हुआ है, बिल्कुल ईच कॉर्नर पर, राइट एंगल पर, ईच राइट एंगल के कॉर्नर पर प्लांट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लांट लगाया जाता है वो कहाँ लगा रहे हैं हम, राइट एंगल पर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर यहाँ पर प्लांट हमारा लगा है, ठीक है। कहाँ पर लगा है, 90 डिग्री पर जो है प्लांट हम लगा रहे हैं। कहाँ पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर प्लांट लग रहा है। और ये जो मेथड है ना, सबसे इजी मेथड है, इसको सिंपलेस्ट मेथड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट मेथड भी कहते हैं, सिंपलेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड्स भी कहते हैं। मतलब सबसे सरल विधि है ये, सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि है ये प्लांट लगाने की, सबसे सरल विधि है, इसीलिए ये सबसे प्रचलित विधि है, सबसे प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि, प्रचलित विधि, या बोल सकता हूं वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ये, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, सबसे प्रचलित विधि है, सब जगह यूज होती है यही मेथड को, मोस्टली यही मेथड हम फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो स्क्वायर मेथड के अंदर अब यहाँ पर ये जो प्लांट लगाते हैं, ये जो प्लांट हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है, यहाँ पर जो हम प्लांट लगाते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं मतलब स्थायी पौधे होते हैं ये, ठीक है। स्थायी पौधे, ऐसे पौधे नहीं कि जिनको हम निकाल के मतलब लगाया, एक साल लगाया और फिर निकाल के दूसरे साल दूसरा पौधा लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये जो प्लांट लगते हैं यहाँ पे परमानेंट प्लांट्स लगते हैं। तो स्क्वायर मेथड के अंदर आपने क्या सीखा कि यहाँ पे रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर होती है। यहाँ पर जो प्लांट हम लगाते हैं वो ईच कॉर्नर पर राइट एंगल पर लगाते हैं, 90 डिग्री पर लगाते हैं। ये जो मेथड होती है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सरल विधि है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वाइडली एक्सेप्टेड है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ जो प्लांट लगाते हैं वो परमानेंट प्लांट होते हैं। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मेथड। कौन सी मेथड, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर सिस्टम या आयताकार विधि, ठीक है। आयताकार विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आयताकार विधि का थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम, थोड़ा सा क्या पूरा बना लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो ये आयताकार हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आयताकार हो गया। अब यहाँ पे देखो अंतर क्या है, ये हमारी, ये है रो और ये भी क्या है, रो। यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, यहाँ भी प्लांट है। तो ये हो गया प्लांट, ये हो गया प्लांट। क्या है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सब प्लांट्स हो गए। यहाँ पे भी प्लांट्स वही ईच कॉर्नर पर राइट एंगल पर प्लांट्स लगते हैं आयताकार में भी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, रो टू रो डिस्टेंस जो हमारी क्या है, 3 मीटर है, ज़्यादा है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2 मीटर है, कम है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या समझ में आई कि इस विधि में
क्या होता है रेक्टेंगुलर में, रो से रो और प्लांट से प्लांट जो है डिस्टेंस वो बराबर नहीं होती है। देखो एक 3 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस कम है, तो रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होती है, बराबर नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा होती है प्लांट टू प्लांट के, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ पर कम होती है। तो रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा होती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होने की वजह से, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होने की वजह से 1 2 3 4 5 6 प्लांट आ रहे हैं, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होने की वजह से बच्चों यहाँ पर स्क्वायर सिस्टम से ज़्यादा प्लांट हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मोर प्लांट एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। स्क्वायर सिस्टम से यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स हमें मिलते हैं, ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। स्क्वायर सिस्टम से यहाँ पे हम ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, याद रखना कितना, स्क्वायर सिस्टम से वर्गाकार विधि से यहाँ पर ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है वो ईजी होता है, ईजी है कहाँ पर, रेक्टेंगुलर सिस्टम में। क्यों, क्योंकि रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हम जो कटाई छटाई जो है आपकी निंदाई गुड़ाई है वो इजीली यहाँ पर हम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन हम इजीली कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। मैं यहाँ पे आपको प्लांट पॉपुलेशन निकालने का फार्मूला भी बता देता हूँ वर्गाकार में, ठीक है, कि यहाँ पर प्लांट अगर पॉपुलेशन निकालनी है, प्लांट पॉपुलेशन निकालनी तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है हमारा 10,000 वर्ग मीटर। आप 10,000 वर्ग मीटर बोलो या 1 हेक्टेयर बोलो एक ही बात है। वर्ग मीटर में इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो मिलती है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो वो वर्ग मीटर में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर 10,000 वर्ग मीटर लिख दिया, मतलब 1 हेक्टेयर की बात हो रही है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आ जाएगा रो टू रो गुणित प्लांट टू प्लांट, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मतलब कि मान लो आपको दे दिया है कि किसी प्लांट की जो रो टू रो डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 3 मीटर है। तो बताइए कि वर्गाकार विधि में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं 1 हेक्टेयर में, वर्गाकार विधि में 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, तो आप निकाल सकते हो कि 10,000, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर और 3 रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 10,000 बटे हो जाएगा 9, तो 9 एकम 9 आ जाएगा, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, फिर आ जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, ये कैंसिल, फिर 1 बचा 9 एकम 9, 1 कैंसिल, फिर बचा 9 एकम 9, लगभग 1100 पौधे आप लगा सकते हो। कितने, लगभग 1111 पौधे आप लगा सकते हो 1 वर्ग मीटर में, अगर प्लांट टू प्लांट और रो टू रो विधि, मतलब यहाँ पे 3 गुणित 3 दे दिया है, 3 रो टू रो और 3 प्लांट टू प्लांट है, मतलब वर्गाकार विधि की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लांट पॉपुलेशन निकाल सकते हो। यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, प्लांट पॉपुलेशन यहाँ पे भी ऐसे ही निकलेगा, 10,000 वर्ग मीटर बटे रो टू रो और इंटू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। फार्मूला यही रहेगा, यूनिवर्सल फार्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दे दिया आपको रो टू रो डिस्टेंस मान लो 10 मीटर दे दी और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपको 5 मीटर दे दी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10,000 लगाओगे, रो टू रो कितनी है 10 और प्लांट टू प्लांट 5 है, तो निकाल लो, ये कैंसिल हुआ, एक बार गया, 5 दूनी 10, लगभग 200 पौधे आ जाएंगे आपके एक वर्ग हेक्टेयर मीटर में, अगर आयताकार अगर आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये आयताकार विधि हो गई। आयताकार विधि के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो फार्मूला सेम है, प्लांट पॉपुलेशन निकालने का फार्मूला क्या है, आप 10,000 वर्ग मीटर बटे क्या करोगे, रो टू रो गुणित प्लांट टू प्लांट, बस ये वाला फार्मूला यूज करना है सभी जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तीसरी मेथड, हेक्सागोनल सिस्टम या हेक्सागोनल मेथड्स की अगर मैं बात करूं, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इक्विलेटरल सिस्टम या फिर इसको बोला जाता है सेप्टुल सिस्टम, ठीक है, या षटभुजाकार मेथड, ठीक है, 6 भुजाएं इसकी होती है, तो षटभुजाकार मेथड भी इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो षटभुजाकार मेथड में, यहाँ पर आप देखो षटभुजाकार मेथड में क्या होता है,
क्या कर रहा हूँ मैं, 6 भुजाएं यहाँ पे रहेगी, ये इस तरीके का, सॉरी ये, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, ये भी इस तरीके से यहाँ पर ये प्लांट लगाए जाते हैं षटभुजाकार मेथड में। क्लियर है। अब षटभुजाकार मेथड में देखो प्लांट, एक प्लांट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, और एक प्लांट रहता है बीच में, ठीक है। ये एक प्लांट यहाँ पे बीच में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये बच जाएगा, ये बीच में भी रहता है यहाँ पर एक प्लांट, ठीक है। तो एक प्लांट यहाँ बीच में रहेगा, ये षटभुजाकार मेथड है या हेक्सागोनल मेथड इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। हेक्सागोनल मेथड आप इसको बोल सकते हो। अब इस हेक्सागोनल मेथड्स में क्या चीज़ होती है, हेक्सागोनल मेथड में क्या चीज़ होती है, पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ यहाँ पर लगभग 15% मोर प्लांट, ठीक है, एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। अब याद रखना, हम यहाँ पे जो भी कंपैरिजन करते हैं कि इतने % से ज़्यादा प्लांट या मोर प्लांट या इससे ज़्यादा प्लांट, वो कंपैरिजन हम किससे करते हैं, स्क्वायर मेथड से ही करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि हेक्सागोनल में 15% से ज़्यादा प्लांट लगाए जाते हैं किस विधि से, तो स्क्वायर मेथड से, वर्गाकार मेथड से। आयताकार में भी पूछा जाए तो वर्गाकार मेथड से। मतलब हम जो कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं वो स्क्वायर मेथड से ही करते हैं। याद रखना, कंपैरिजन जो करते हैं वो स्क्वायर मेथड से ही करते हैं। अगर कहा जाए कि आप में से जो है राम नाम का लड़का है वो तेज है, बहुत ही फास्ट है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो पढ़ने में इंटेलिजेंट है किससे इंटेलिजेंट है, कंपैरिजन तो करना पड़ेगा क्लास में बैठे बाकी बच्चों से। तो इसीलिए यहाँ पे 15% ज्यादा प्लांट आ रहे हैं, तो किससे 15% ज्यादा प्लांट आ रहे हैं, तो स्क्वायर सिस्टम से। हम कंपैरिजन जब भी करेंगे स्क्वायर सिस्टम से करेंगे, ठीक है। 15% से ज्यादा प्लांट यहाँ पे मिल रहे हैं हमको, कहाँ पर, हेक्सागोनल विधि में। अब हेक्सागोनल विधि में जो हम प्लांट लगाते हैं वो इक्विलेटरल कॉर्नर पर लगाते हैं। प्लांट जो हम लगाते हैं कहाँ पर, इक्विलेटरल कॉर्नर पर। इक्विलेटरल कॉर्नर मतलब ये जो हमारा कॉर्नर है ना, इसको हम इक्विलेटरल कॉर्नर ही बोलते हैं। मतलब जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज बन रहा है, ये इतना आप देखोगे तो इस ट्राइंगल के कॉर्नर पर ही लगाया जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर ही यहाँ पर प्लांट लगाए जाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इंटरकर्नल डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, डिफिकल्ट टू कल्चरल ऑपरेशन। यहाँ पर कल्चरल ऑपरेशन मतलब निंदाई गुड़ाई थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि देखो सब जगह प्लांट ही प्लांट है, आप कहाँ घुसोगे, कहाँ निकलोगे, कहाँ आप छोटे छोटे इंप्लीमेंट वगैरह यूज करोगे, तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल विधि है। इसमें आपने क्या सीखा कि हेक्सागोनल मेथड को इक्विलेटरल और सेप्टल भी कहते हैं। इक्विलेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल पर भी प्लांट लगाए जाते हैं और 15% ज्यादा प्लांट हम मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी जितने भी प्लांट हम लगाते हैं, याद रखना, ये भी क्या होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, स्थायी प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी प्लांट होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्लांट, सबसे ज्यादा स्थायी प्लांट, पौधे किस विधि में लगाए जाते हैं, किस विधि में लगाए जाते हैं, तो याद रखना हेक्सागोनल में ही सबसे ज्यादा स्थायी प्लांट होते हैं। यहाँ पे देखो इसकी ओर से 15% ज्यादा है, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा स्थायी परमानेंट प्लांट कहाँ लग रहे हैं, तो हेक्सागोनल में ही लग रहे हैं। मैंने स्थायी वर्ड का क्यों यूज किया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे वहां पर जो है अस्थायी प्लांट भी आएंगे, टेम्परेरी प्लांट भी आएंगे, दोनों को मिलाकर वहां पर और सबसे ज्यादा प्लांट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्लांट किस मेथड में लगाते हैं, सबसे ज्यादा परमानेंट प्लांट किस मेथड में लगते हैं, तो हेक्सागोनल में लगाए जाते हैं। चौथा हम बात करेंगे, यहाँ पर चौथे मेथड की बात करते हैं, वो है क्विनकैक्स मेथड, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फिलर मेथड, या इसको हम बोल देते हैं डायगोनल। क्या बोल देते हैं, डायगोनल मेथड, ठीक है। कई सारे नाम है, सब याद रखना। तो डायगोनल मेथड में भी सबसे ज्यादा प्लांट लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विधि में सबसे ज्यादा प्लांट लगते हैं, तो डायगोनल मेथड में भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है वो मैं बताऊंगा कैसे, इसलिए मैंने परमानेंट और टेम्परेरी वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया।
देखो ये जो विधि है वो स्क्योर मेथड के समान ही है। कैसी है? स्क्योर मेथड के समान ही है। ठीक है, बट यहां पर क्या होता है, एक हम फिलर प्लांट लगा देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है थोड़ी सी, यहाँ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे बीच में एक प्लांट लगाते हैं, ये फिलर प्लांट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ये फिलर प्लांट होता है हमारा। ये बीच में जो हम यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिलर प्लांट्स। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? फिलर प्लांट्स बोल देते हैं। और बाकी तो हम जो स्क्वायर सिस्टम में लगाते हैं वही से ईच कॉर्नर पर, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये कॉर्नर पर हम लगा रहे हैं प्लांट्स को। ठीक है, ये कॉर्नर पर हम क्या लगा रहे हैं? प्लांट्स को लगा रहे हैं। ये ठीक है, ये लगा रहे हैं। ठीक, ये मतलब हम स्क्वायर सिस्टम में जो प्लांट लगा रहे हैं तो सेम टू सेम लगा रहे हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा प्लांट हम लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फिलर प्लांट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं फिलर प्लांट। क्या बोलते हैं? फिलर प्लांट। अब फिलर प्लांट जो होता है ये क्या होता है? टेम्पररी होता है। टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। अस्थायी का क्या मतलब है कि टेम्पररी फिलर प्लांट हम क्या क्या लगा सकते हैं? फिलर प्लांट में आप लगा सकते हो पपाया, बनाना, पपाया लगा सकते हो, बनाना लगा सकते हो, ओनियन लगा सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, गार्लिक लगा सकते हो। ये आपके क्या है? फिलर प्लांट से। तो यहां पर जो है ये वाले जो कॉर्नर पे लगे प्लांट, ये आपके क्या है? स्थायी प्लांट है। ये क्या है? आपके परमानेंट प्लांट है। ये आपके परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट मतलब इसको आप निकालोगे नहीं, एक बार लगा दिया आपको तो जब इसकी लाइफ है 5 साल 10 साल तब तक नहीं निकालोगे। लेकिन जो फिलर प्लांट है ये आप हर साल लगा सकते हो। जैसे पपाया लगाया, पपाया 1 साल लगाया, आपने अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिला, इनको हटा के आपने बनाना लगा दिया, बनाना हटा के आपने ओनियन लगा दिया, ओनियन लगा के आपने गालिया लगा दिया, गार्लिक लगा दी, लहसुन लगा दी, प्याज लगा दिया। तो ये अस्थायी प्लांट होते हैं, इनको हम लगा के दूसरा शिफ्ट कर सकते हैं। इस फिलर प्लांट का मेन पर्पज क्या होता है कि यहाँ पे क्या मिलती है? एडिशनल इनकम यहाँ से मिलती है। क्या मिलती है? एडिशनल इनकम यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होता है फिलर प्लांट का कि फिलर प्लांट हमें क्या दे देता है? एडिशनल इनकम दे देता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मेन प्लांट है हमारा, ये 2 साल 3 साल में फ्रूट देना शुरू करेगा, लेकिन जो फिलर प्लांट है ये हमारा क्या 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने में फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो हमें जल्दी इनकम शुरू हो जाती है और एडिशनल इनकम भी शुरू होती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा फिलर प्लांट्स है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे फिलर प्लांट बोलते हैं, मतलब इस मेथड में जो क्या होता है 1.5 से 2 गुना ज्यादा प्लांट होते हैं, ज्यादा प्लांट होते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। ठीक है, मतलब स्क्वायर मेथड से जस्ट डबल प्लांट यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 5 10 5 15 5 21 25 25 प्लांट तो ये आ रहे हैं। फिर 4 4 8 4 12 4 4 16 प्लांट ये आ रहे हैं। तो लगभग 1.5 से 2 गुना। अब यहाँ पे 25 और 16 में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है ना, मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंस और कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे कम कैसे होता है डिफरेंस? मान लो ये यहाँ पर किसी और का खेत आ रहा है कि किसी और की फील्ड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर प्लांट नहीं लोगे, मतलब यहाँ पर आप प्लांट नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्लांट नहीं लोगे, ये आप एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे फिलर प्लांट तो लोगे। तो ये कितने हो गए आपके? 20, और ये फिलर प्लांट कितने हो गए? 16। तो अब देखो लगभग 1.5 से 2 गुना आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 गुना हो जाता है। तो 1.5 से 2 गुना मतलब लगभग डबल प्लांट हम लगा देते हैं स्क्वायर मेथड से। ठीक है, कितना एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट डबल प्लांट टू स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से लगभग डबल प्लांट हम लगा देते हैं। कहां पर? डायगोनल में, फिलर सिस्टम में। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट डबल प्लांट किस मेथड में लग जाते हैं? तो डायगोनल मेथड या फिलर मेथड या क्विनेक्स मेथड में। सबसे ज्यादा प्लांट किस मेथड में लगते हैं? तो इसी में लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लांट इसी में लगते हैं ना। देखो फिलर दोनों परमानेंट और अस्थायी। तो यहां पर क्या होता है? टेम्परेरी प्लस परमानेंट मिलाकर सबसे ज्यादा प्लांट इसी में लगते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा परमानेंट प्लांट किस मेथड में लगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी प्लांट किस मेथड में लगाए जाते हैं, तो फिर हेक्सागोनल लगाना। ठीक है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है। हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते आ रहे हैं क्या कि सबसे ज्यादा प्लांट जो लगते हैं वो डायगोनल मेथड में या क्विनेक्स मेथड में या फिलर मेथड में लगते हैं। ठीक है, सही बात है। देखो 20 ये लग गए, 16 ये लग गए, दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 40 46 34 36 के आसपास हो रहे हैं।
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा परमानेंट प्लांट मतलब सबसे ज्यादा परमानेंट प्लांट, स्थायी प्लांट किस मेथड में लगते हैं, तो स्थायी प्लांट की बात करोगे तो फिर आपको हेक्सागोनल लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो है बीच वाले टेम्परेरी है, स्थायी तो बीसी है और बीसी है मतलब वो तो स्क्वायर सिस्टम हो गया, और हेक्सागोनल में 15% ज्यादा लगते हैं स्क्वायर मेथड से। क्लियर है? तो क्यूनेक्स मेथड, फिलर्स मेथड और डायगोनल मेथड समझ गए कि यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक फिलर प्लांट लगाते हैं। फिलर प्लांट में पपाया, बनाना ये एग्जांपल है इसका बेस्ट, ऑनियन गार्लिक लगा देते हैं और ये हमें एडिशनल इनकम देता है। और इस मेथड में जो टोटल प्लांट होते हैं वो स्क्वायर मेथड से लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा होते हैं। और टोटल प्लांट पूछा जाए किस विधि में सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसी विधि में सबसे ज्यादा प्लांट होते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा परमानेंट प्लांट किस विधि में लगते हैं, तो हेक्सागोनल आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर। पांचवें में ले लेते हैं कंटूर। कंटूर मेथड, तो कंटूर मेथड में कुछ भी नहीं है। कंटूर मेथड मतलब ये कहां पर यूज की जाती है, हिली एरिया में। ठीक है, हिली एरिया जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन होती है वहां पर इसको लगाते हैं। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया हिली एरिया, ठीक है, ये हिली एरिया लगा दिया। अब इस हिली एरिया में हमने लगा दिया प्लांट, ये लगा दिए यहाँ पे प्लांट। ठीक है, ये हिली एरिया में प्लांट लगा दिए। ये पहाड़ है, पहाड़ पर हिली एरिया में हमने प्लांट लगा दिए उबड़ खाबड़ जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं होती, याद रखना। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं होती है, नॉट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, यही याद रखना, हिली एरिया में यूज करते हैं इसको और यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं होती है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वो कौन सी है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें छठी, तो वो हमारी है ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम में भी कुछ याद नहीं रखना। ट्रायंगुलर सिस्टम यूज करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। देखो ट्रायंगुलर सिस्टम कहाँ यूज करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखो आप इसको कैसे लगाते हैं, एक प्लांट मान लो आपका यहाँ है, तो दूसरा प्लांट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं। ये आपका ट्रायंगुलर सिस्टम है। ट्रायंगुलर सिस्टम मतलब ये इस तरीके की प्लांटिंग होती है। ये सारे गोल बने हुए हैं, ये हमारे प्लांट है। तो ट्रायंगुलर सिस्टम में यहाँ पर प्लांट लगाए जाते हैं, इस तरीके से प्लांट लगाए जाते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज करते हैं इनका। और यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तिरछे लगाए जाते हैं। किसे, तिरछे लगे होते हैं, वही तिरछे ही है ना, ये क्या है, तो फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तिरछे लगे हुए होते हैं। प्लांट जो है तिरछे लगे होते हैं। तो यहाँ इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाता है। जैसे आम्रपाली जो वैरायटी है हमारी मैंगो की, वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ही आती है। ठीक है, और लास्ट वन बात करेंगे हम मेडो सिस्टम। लास्ट में हमारी मेथड है 7, वो है मेडो। मेडो सिस्टम जो है, मेडो सिस्टम ये इजराइल से डेवलप्ड हुआ है। पहली चीज कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, इजराइल से। ठीक है, इजराइल से डेवलप हुआ है। सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर यूज किया गया था। फर्स्ट टाइम इंडिया किसके अंदर, गुआवा के अंदर, अमरूद के अंदर इसको यूज किया गया था। किसके अंदर, अमरूद के अंदर यूज किया गया था। कहाँ पर यूज किया गया था अमरूद के अंदर, तो याद रखना, सेंटर का नेम भी याद रखना, सेंटर का नेम भी याद रखना। कहाँ पर यूज किया गया था, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में इसको इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। और इसकी जो डिस्टेंस रखी गई थी 2x1 मतलब रो टू रो जो यहाँ पे डिस्टेंस रखी थी 1, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी थी 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम। तो मेडो सिस्टम जो है, मेडो सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर मेडो सिस्टम के अंदर क्या होता है, अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम भी बोल सकते हो। अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर रो भी कम की जाती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी कम की जाती है। तो अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम भी इसको कहते हैं। इजराइल में डेवलप हुई है। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर गुआवा में इस्तेमाल किया गया था। इसकी जो रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 2x1 रखी गई थी। और कहाँ पर किया गया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में किया गया था। IMP है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बस यही याद रखना है यहाँ पर। तो ये सारी मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस की, कौन सी, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड की। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है, स्क्वायर मेथड है, हेक्सागोनल मेथड है, डायगोनल मेथड है और मेडो सिस्टम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स में और भी कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।